Good morning, student. This one my fifth part about life process, and my topic is physiology of digestion. Before starting this topic, I want to tell you someone having problem in first part and with first part and second part. I have saved both videos on my channel. You go in playlist and open it and watch it. Now, student, talking about physiology. Physiology is a branch of biology which deals with function and activities which takes place inside of organism. अपने लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शरीर में होने वाली वह सभी प्रक्रियाएं जो प्राणियों के जीने के लिए या उनके इस वातावरण में रहने के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं. विच प्रोसेसेस बायोलॉजिकल फंक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. और इसी लाइफ प्रोसेस में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन, उनकी स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी को हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं. फिर से सुन लीजिए एक बार. फिजियोलॉजी को हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं. ये तो बात हो गई स्टूडेंट फिजियोलॉजी की. नाउ टॉक अबाउट डाइजेशन. डाइजेशन को समझने से पहले मेरे और आपके लिए फूड क्या है वो समझिए. सब्सटेंसेस दोज आर पैलेटेबल, इडेबल आप कह सकते हैं, जो खाने योग्य हों और जिनमें न्यूट्रिएंट्स हों उनको हम फूड मटेरियल कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? फूड मटेरियल. और ये मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है, बट मैं एक बार यहाँ रिवाइज करना चाह रही थी, आपको याद दिलाना चाह रही थी. तो फूड जो खाने योग्य हो, जिनमें न्यूट्रिएंट्स हों, पोषक तत्व हों. अब स्टूडेंट, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं, वो फूड का फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और नॉन डिफिजिबल होते हैं. इसी लार्जर, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफिजिबल पार्टिकल्स का सिंपलर, स्मॉलर एंड डिफिजिबल फॉर्म में चेंज हो जाना कहलाता है डाइजेशन. या सिंपल वे में कह सकते हैं हम डाइजेशन को, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स component ऑफ फूड आर सिंप्लीफाइड टू देयर सिंपल एंड स्मॉल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज फूड कंपोनेंट. तो फूड कंपोनेंट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. ऑलरेडी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स बताए थे. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. देन अब हम बात करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में एक्चुअल होता क्या है. डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया एक कैटाबॉलिक को क्या कहते हैं? अपचयी. कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं स्टूडेंट? जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के हेल्प से सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म्स में, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो दिस वन कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन. कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट एक चेन होती है शुगर की, सैकेराइड्स आपने सुना होगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, एक तरह का शर्करा. क्या कहते हैं? शर्करा. स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट में जो फूड हम ले रहे हैं, जिसको हम अपने माउथ में इनटेक करते हैं, तो वहाँ जो कार्बोहाइड्रेट, उस फूड मटेरियल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक मोल्टोज, जस्ट लाइक स्टार्च. एंड ये इमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं. इसको समझने के लिए एक बार मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम फिर आपको दिखाना पड़ेगा.
स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से माउथ से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और स्टमक एंड यहाँ इंटेस्टाइन तक आती है। जो फूड हम माउथ से इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और इजीली वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होके या एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते हैं। इमीडिएट वो हमारे बॉडी को एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते या एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जब हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में और उनके फर्दर फॉर्म्स में ब्रेक करेंगे तब वो एनर्जी को बहुत अच्छे से रिलीज करेंगे और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स में एनर्जी सर्कुलेट हो सकेगी। माउथ से जो फूड डाइजेस्ट होता है वो फूड सारे फिर कहाँ जाते हैं? स्टमक में। फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, सबका अपना फंक्शन है पाचन की प्रक्रिया में। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं जो आपको बता रही थी, कार्बोहाइड्रेट, अगर छोटे ग्लूकोज, कई यूनिट ग्लूकोज को एक साथ मिला दिया जाए तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन सकता है जिसे हम लोग कहते हैं माल्टोज। और ग्लूकोज आप जानते हैं 6 कार्बन वाला कंपाउंड, इधर C6H12O6। अब स्टूडेंट, डाइजेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज अपने फर्दर फॉर्म में ब्रेक होगा। इट मीन्स कि ग्लूकोज उसका सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। अब ग्लूकोज का कोई और फर्दर फॉर्म नहीं हो सकता है। हम ग्लूकोज को और छोटे भागों में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फैट ब्रेक होगा तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। और अगर हम बात प्रोटीन की करते हैं तो प्रोटीन पहले ब्रेक होंगे डाइपेप्टाइड, फिर उससे भी कम एमिनो एसिड्स में। ए का मतलब यहाँ स्टूडेंट अमीनो एसिड से है। तो ये अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, दीज आर फर्दर फॉर्म्स ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनियस और फैटी कंपाउंड्स। तो इनके फर्दर फॉर्म में ब्रेक होंगे। एनर्जी, आप ऐसा नहीं कि आप माल्टोज लिया, सपोज करिए कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या हमारी बॉडी थोड़ा वीक फील कर रही है, लो फील कर रही है, तो लोग कहते हैं ग्लूकॉन-डी पिला दो, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें दे दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज हम इनटेक कर रहे हैं वो ग्लूकोज क्विकली हमारे बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्प्शन, एनर्जी रिलीज का काम करना शुरू करेगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम पहले कोई टफ कार्बोहाइड्रेट लें, पोटैटो जैसे ले लें, फिर चावल खाएंगे तो फिर एनर्जी आएगी, ये सारी चीज़ें, तो वो एक टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि जब तक वो फर्दर फॉर्म्स में, छोटे फॉर्म्स में नहीं आएंगे, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। इस वजह से स्टूडेंट, डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो अघुलनशील, बड़े और जटिल पदार्थ होते हैं वो टूटते हैं। किसमें? छोटे, साधारण और घुलनशील पदार्थों में। यही आपका एक्चुअल में पाचन होता है, एक्चुअल में डाइजेशन यही होता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम खा रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है। इट मीन्स कि बहुत लोगों का ये मानना हो जाता है कि डाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है। बट इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, एनर्जी, देयर इज नो रिलीजेंस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का निष्कासन पाचन की प्रक्रिया में नहीं होता है। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाह रही हूँ कि डाइजेशन के प्रोसेस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। डाइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ एनर्जी को लेने के लिए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको हम लोग सिंपलर फॉर्म में चेंज होते हुए देख सकते हैं। एनर्जी तो आपको तभी रिलीज होगी जब ये फर्दर फॉर्म्स ऑफ या छोटे फॉर्म्स हैं, आपकी स्मॉल फॉर्म्स है कार्बोहाइड्रेट या फैट के, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे, एनर्जी तब रिलीज होगी। तो ये आप ध्यान देंगे कि पाचन की प्रक्रिया में ऊर्जा का निष्कासन नहीं होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होती, किसी प्रकार की एनर्जी
डाइजेशन की प्रक्रिया में नहीं रिलीज होती है। ओके, नाउ कम टू स्टेप ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन completed in 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and exhaustion. इंजेशन अंतःग्रहण, फूड को लेना। डाइजेशन, जो फूड हमने इंटेक किया है उन फूड में न्यूट्रिएंट्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना, पाचन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, जो पार्टिकल्स हैं वो उनका उन न्यूट्रिएंट्स का एलिमेंट्री कैनाल में जो एब्जॉर्प्शन होगा, दिस वन कॉल्ड एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। स्टूडेंट, अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, लार्जर पार्टिकल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट डिवाइड इनटू स्मॉल कंपोनेंट। बट एब्जॉर्प्शन के बाद जो फर्दर फॉर्म्स ब्रेक हुए रहते हैं, सब एक बार में तो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो जो बचे हुए होते हैं उनको इकट्ठा करके कलेक्ट कर कर साइटोप्लाज्म के फॉर्म में लेना या उनको सिक्योर कर लेना, स्टोर कर लेना, इज कॉल्ड एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। एक्सेशन, निष्कासन। निष्कासन क्यों? स्टूडेंट, खाना खाया हमने, डाइजेस्ट किया तो सारे न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो जाएं और यूटिलाइज हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स बचे रह जाते हैं जो कि उपयुक्त नहीं होते हमारे शरीर के लिए, तो उनको बॉडी से बाहर करना, डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर करने का जो काम होता है, दिस वन एक्सेशन या निष्कासन। कल हम लोगों ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, जो आपको मैंने वीडियो में बताया था लास्ट वीडियो में, तो दिस वन डाइजेस्टिव सिस्टम, लुक एट अगेन। एंड आपको मैंने कल भी बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों में मैंने आपको लीवर और पैंक्रियास, इन दोनों के नाम बताए थे। लीवर को यकृत कहते हैं हिंदी में, और पैंक्रियास को अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय यानी कि लीवर और पैंक्रियास, इनसे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस, हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, हर एक एंजाइम और गैस्ट्रिक जूसेस का फंक्शन पढ़ते जाएंगे। ओके, देन वी टेक फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड इंजेशन, अंतःग्रहण। इंजेशन देखते हैं। इंजेशन में जब हम फूड को, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए कि आप खाना कैसे खाते हो। जब आप खाना स्टार्ट करते हो खाना, तो क्या क्या चीज़ें आप करते रहते हो, थोड़ा सा आप अपने इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो डाइजेशन को समझना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट वी इनटेक फूड एंड ची विथ बाइट एंड चिविंग विथ हेल्प ऑफ टीथ। एंड जब हम उसे मिक्स करते हैं, तो जब हम उसे चीव करते हैं तो हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है, उन सैलिवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से एक वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट होता है जिसे कहा जाता है लार या सलाइवा। और ये सलाइवा जब सिक्रेट होता है तो फूड में धीरे धीरे मिक्स होता है। स्टूडेंट, इस सलाइवा में लार में एक एंजाइम को हिंदी में कहा जाता है विकर। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं टाइलिन या एमाइलेज। ये एंजाइम हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में। जो हम फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? स्टार्च के फॉर्म में। और इस स्टार्च पर काम कौन करेगा? टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन इस स्टार्च को ब्रेक करेगा मॉल्टोस और डेक्स्ट्रीन में। ये भी क्या है? एक तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, मॉल्टोस एंड डेक्स्ट्रीन में। अब इंजेक्शन की प्रोसेस हो रही है जिसमें बाइटिंग हो रही है, चिविंग हो रहा है, सलाइवा का मिक्सअप हो रहा है और सलाइवा में प्रेजेंट टाइलिन एंजाइम
एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। देन वी कैन से दैट कि माउथ में किस न्यूट्रिएंट या किस कंपोनेंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। प्रोटीन या फैट का डाइजेशन, फैट को वसा बोलते हैं हिंदी में, तो फैट और प्रोटीन इन दोनों का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। इट मीन्स कि माउथ से इनका डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। इंजेशन के प्रोसेस में किसका डाइजेशन, किसका ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। अब जब ये फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, लिप्सी फॉर्म में आ जाते हैं, हिंदी में कहते हैं लुगदी, कहीं आपने देखा होगा, तो मुख में भोजन लुगदी के रूप में हो जाता है। किसकी मदद से, लार की मदद से। अब स्टूडेंट जब यहाँ से फूड लिप्सी फॉर्म में आया, तो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसोफेगस देयर इज नो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओनली इट्स अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर दिस फूड, लिप्सी फॉर्म ऑफ फूड इन स्टमक। इसोफेगस फूड पाइप जिसे कहते हैं, ये फूड पाइप किसी तरह का डाइजेशन नहीं करता है, लेकिन जो लिप्सी फॉर्म में फूड माउथ में बने हैं उनको लेकर स्टमक तक पहुंचाता है। अब स्टूडेंट डाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट स्टमक में भी होता है। स्टमक 3 भागों में, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, और इन्हीं से स्टमक के वॉल से कुछ गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं, फूड को और ज़्यादा माइन्यूट करने में, उन पार्टिकल्स को और माइन्यूट करने में हेल्प करते हैं। देन स्टूडेंट देखते हैं, जस्ट लुक एट अ व्यू which what type of digestion takes place in stomach. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो स्टमक वॉल में प्रेजेंट होती हैं, और उनसे सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड को आप देख रहे होंगे जठर ग्रंथियां, क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां, और इनसे सिक्रेट होता है जठर रस। जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं वो एसिडिक मीडियम में, अगर उनका केमिकल नेचर पूछा जाए तो एसिडिक होता है, और इनमें स्टूडेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से एंजाइम हैं। पहला पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, इट हेल्प प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। स्टूडेंट्स पहला एंजाइम है स्टमक में जो ये एंजाइम जो इनके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, दिस वन कॉल्ड पेप्सिन, दिस वन कॉल्ड पेप्सिन। और पेप्सिन हेल्प क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है इनके छोटे फॉर्म्स में, किसमें किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटीयोजेस में। इनको हिंदी में भी अगर आप लिखेंगे तो पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस ही लिखेंगे। सेकेंड एंजाइम रेनिन, रेनिन क्या करता है, एक प्रोटीन है कैसिनोजेन। रेनिन का मेन काम है जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसे फर्दर फॉर्म्स में या डिसॉल्व फॉर्म में ब्रेक करना। तो कैसिनोजेन को रेनिन, कौन सा एंजाइम, रेनिन। और ये रेनिन एंजाइम क्या करता है कि मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन है कैसिनोजेन उसको ब्रेक करता है कैसीन में। किसमें ब्रेक करता है, कैसीन में। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, ये भी एक एंजाइम है स्टूडेंट, जो स्टमक में जो फूड आया है, लिप्सी फॉर्म ऑफ फूड, उसमें जो फैट कंपोनेंट प्रेजेंट है उस फैट कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया है कि फैट ब्रेक डाउन इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज किसमें ब्रेक करेगा,
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में जो फैट है वो फैट जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ये ब्रेक होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पेप्सिन, मिल्क प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज। स्टूडेंट यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। तो कभी कभी वन लाइनर में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में नहीं होता है, तो आंसर होगा स्टमक। इन स्टमक देयर इज अ नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वाई? बिकॉज देयर इज अ नो प्रेजेंस एनी एंजाइम। यहाँ पर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है स्टमक में या गैस्ट्रिक जूसेस में जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प करे। और ये एंजाइम्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जो कॉम्प्लेक्स आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके फर्दर फॉर्म्स में ब्रेक करने में। ओके स्टूडेंट, it's a half part of digestion. In my next video I will complete this topic. Thank you.